जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे लगभग 100 सवालों को साथियों हम लोग यहां पर देखेंगे जो सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं कहूंगा साथियों, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के ये समझ लीजिए 20 सवालों में से तकरीबन 5 से 6 सवाल आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप इन 100 सवालों को तैयार कर लेते तो ये समझ लीजिए साथियों, आपके 20 सवालों में से 3 से 4 सवाल साथियों यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, समझदारी इसी में होगी कि परीक्षा से पहले इन सभी सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर और आप ये भी चेक करिएगा कि इन 100 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहता है, कि आपके साथियों 25 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही रहते हैं। अगर सही होते इतने प्रश्न तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था साथियों? सरोजनी नायडू। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। उसके बाद देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बिल्कुल, तो बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल के विभाजन का आदेश साथियों किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने ही दिया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब स्वतंत्रता का काल चल रहा था उस अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे साथियों? जेबी कृपलानी थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों, आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं एसएससी जीडी 2025 वाले एग्जाम को, तो प्रत्येक परीक्षा के लिए 90% प्रश्न साथियों यहां से आएंगे। कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये तो आपको एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, इसमें आपको 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और पिछली साथियों जो भी 4 से 5 सालों के पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि और शिफ्ट वाइज शिफ्ट मिलेगा। जो किसी मान लीजिए शिफ्ट में साथियों हिंदी के 20 सवाल आए थे तो हिंदी के 20 सवाल होंगे, जीएस के 20 सवाल होंगे, उसका सॉल्यूशन भी होगा, उसका आंसर भी होगा। उसी प्रकार मैथ होगी साथियों और उसके अलावा रीजनिंग होगी। तो ये पिछले 5 सालों के पेपर पढ़ लीजिएगा और 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। मेरा मानना है कि गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको चीज मिल रही है साथियों सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। और अगर आप लेते हैं साथियों, आज ही लेते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको इसके साथ फ्री मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो साथियों, ये अगर कोई दिक्कत वगैरह आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर लेना। तो इसको साथियों जरूर लीजिए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसका लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या टारगेट सिलेक्शन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। वहां से भी आप साथियों वहां से परचेस कर लीजिएगा 249 रुपीज में। साथियों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा मानना है कि इससे अच्छी बात साथियों और कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन की अगर बात करें साथियों, कौन संस्थापक थे? एनी बेसेंट यहां पर है। तो एनी बेसेंट आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, अगला सवाल है साथियों बहुत तेजी के साथ, ये 100 प्रश्नों की जो साथियों आपको एक सीरीज चलाई गई है इस क्लास के माध्यम से, इस प्रश्नों को देखिएगा। ये बहुत तेजी के साथ साथियों आपके सामने से गुजरेंगे, यानी कि बहुत तेजी के साथ आपको सवाल को पढ़ना है और उसके जो ऑप्शन है उनमें से राइट आंसर को आपको चुनना है। देखिए, कह रहे कि ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी साथियों? कलकत्ता थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। और कब से कब तक रही कलकत्ता? तो 1773 से लेकर 1911 तक राजधानी रही थी कलकत्ता। अगला सवाल देखिए कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो अगर आपसे साथियों पूछे, ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 1933 में पाकिस्तान नाम जो था वो गढ़ा गया था। उसके बाद देखिए, सीधी कार्यवाही दिवस जिसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। क्या? डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस, ये किसने, इसकी घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसकी साथियों इसकी घोषणा की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने साथियों इसकी घोषणा की थी। उसके बाद देखिए, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी यानी कि लाल, बाल, पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 अन्य है। देखिए, लाल की अगर बात करें तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, बाल की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, पाल की अगर बात करें तो विपिन चंद्र पाल। तो साथियों सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी ये आपका होगा। देखिए कहां लिखा हुआ है,
बिपिन चंद्र पाल कहां पर लिखा हुआ है साथियों? बिपिन चंद्र पाल तो यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, बिपिन चंद्र, उनमें से अन्य दो थे, एक तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साथियों हो जाएगा, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह भी नहीं थे, मैडम भिकाजी कामा भी नहीं थी, ये भी नहीं थे, तो आंसर आपका इस ऑप्शन के साथ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, आंसर जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? सरदार ऊधम सिंह के द्वारा ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ठीक है, जो जिम्मेदार जनरल डायर थे, की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने ही इनकी हत्या की थी। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, देखिए सवाल को साथियों और बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे हैं? तो जो इन्होंने साथियों केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे, तो वो किसका विरोध कर रहे थे? वो इंडियन काउंसिल एक्ट का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नहीं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल साथियों इसका विरोध कर रहे थे और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किसने साथियों? खुदीराम बोस ने, रासबिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने? तो मैं कहूंगा साथियों चंद्रशेखर आजाद यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहां पर आपको बताने के कौन सा कथन गलत है। जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के, ठीक है, बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, यह गलत है क्या? ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ये घटना की अगर बात करें तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम थी, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, ये आपका गलत है, और गलत है तो यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट 1919 में इनमें से किसे शामिल किया गया था? इनमें से किसे शामिल किया गया था बताइए। भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं था रॉलेट एक्ट के तहत। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, ये बिल्कुल सही, यानी कि बिना किसी एक तरीके के वारंट के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के तहत, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। और किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था? नहीं, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था? नहीं, यह तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में यह आंदोलन था। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन क्या है, तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक शुरू किया गया आंदोलन था, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो जो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। इसके एक तरीके से संस्थापक सदस्यों में से कौन जाने जाते हैं? तो CR दास जाने जाते हैं, या आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, यानी कि चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। उसके अलावा साथियों मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है। किसका? मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? मैं कहूंगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की, या भारत छोड़ो आंदोलन की? तो यहां पर साथियों मैं कहूंगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है,
इस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना, यानी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु साथियों कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे? नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले थे? बिल्कुल साथियों, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है? तो यह साथियों वर्तमान समय पर कहां पर है? चंपारण बिहार में। कहां पर है? बिहार में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन का साथियों विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, इसलिए राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह, यानी कि तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था ना, इसका नेतृत्व साथियों किसने किया था? मुझे बताइए। चलिए, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पूना समझौता का संबंध किससे है? यानी कि पूना समझौता का संबंध क्या पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से है, या हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से है, या मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, या सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण? मैं कहूंगा पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से ही साथियों इस समझौते का संबंध है, जिसको कहा जाता है पूना समझौता। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो गांधी इरविन समझौते में क्या बात थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा, या तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, इससे नहीं संबंध था। कैदियों को रिहा नहीं किया जाए, ये भी नहीं है। सभी भारतीयों की अच्छी शिक्षा, ये भी नहीं। साथियों कौन सी बात थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, यह गांधी इरविन समझौते में मेंशन था। उसके बाद देखिए इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सरोजनी नायडू जी की बात चल रही है। सरोजनी नायडू जी ने ही गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका सही जवाब होगा भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा, भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान तो भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, ये 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो साथियों चलो दिल्ली तो नहीं, करो या मरो नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव के समझौता साथियों मसौदा तैयार किया था? तो किसने ये काम किया था? मैं कहूंगा ये महात्मा गांधी जी ने काम किया था। सबसे पहले ये काम किसने किया था, यानी कि मसौदा किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही क्या कहा जाता है? भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक साथियों लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि व्यपगत का सिद्धांत किसने, यानी कि व्यपगत का जो सिद्धांत था ये नीति किसने तैयार की? तो ये नीति साथियों किसने तैयार की? आप लोग यहां पर फटाफट बता दीजिए क्या आपका सही जवाब हो सकता है। चलिए, तो साथियों यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। यानी कि व्यपगत के सिद्धांत इसको किसने दिया था? इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो डलहौजी नहीं दिया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 1856 से लेकर 1862 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 1858 का जो एक्ट था उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ना
भारत का वायसराय कर दिया गया था। क्या भारत का वायसराय कर दिया गया था, और इसीलिए सवाल बन गया कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन की बात चल रही है। लॉर्ड रिपन, अगर ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाता है तो लॉर्ड रिपन आप लोग यहां पर बता देंगे। चलिए, तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो विवाद वाला जो इल्बर्ट बिल था, इसका किससे संबंधित है साथियों, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो साथियों किसने ली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सवाल की अगर बात करें करके, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, तो किसको साथियों चेरी नाम दिया था आपसे पूछा जा रहा है। तो अवध साम्राज्य को, बिल्कुल साथियों अवध साम्राज्य को ही डलहौजी साहब ने चेरी नाम दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, डलहौजी के द्वारा नहीं, कर्जन के द्वारा, वेलेजली के द्वारा की गई थी। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये आपको साथियों याद रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं, बिपिन चंद्रपाल नहीं, भगत सिंह नहीं साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया, जिस नारे का नाम है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आधुनिक मनु के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों, एक बार फटाफट आप लोग बताइए। तो आधुनिक मनी साथियों, आधुनिक मनु की अगर बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद एक संप्रभात घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, ये किसका कथन है, तो ये साथियों किसने कहा था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो ये साथियों राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं साथियों, ये गांधी जी का कथन है। ये किसका कथन है, ये गांधी जी का कथन है साथियों, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, डी के साथ। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, गांधी जी को ब्रिटिश से कौन सी उपाधि प्रदान की थी और उनके द्वारा त्याग दी गई, यानी कि गांधी जी को अगर बात करें कौन सी उपाधि दी गई थी साथियों, कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को साथियों त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी कहा जाता है, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई, यानी कि ये किसका कथन था साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। लेकिन ये किसके साथियों एक तरीके से निधन पर कहा था, मैं कहूंगा महात्मा गांधी के निधन पर कहा था हमारे जीवन से रोशनी चली गई। ये बात किसने कही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, करके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को नहीं, बाल गंगाधर तिलक को नहीं साथियों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर यानी कि 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई। डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ये कहां पर है साथियों, ये नागपुर में साथियों है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नागपुर
जहां पर शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई। कहां पर? नागपुर में। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़े का निर्माण करवाया था? तो बड़ा इमामबाड़ा साथियों कहां पर है? लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में है। बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसिफ जहां मिर्जा ने करवाया था। किसने? सॉरी, आसिफ जहां मिर्जा ने नहीं, बल्कि आसफुद्दौला ने करवाया था। क्या? आसफुद्दौला ने करवाया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया गया था? तो छोटा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। तो दोनों इमामबाड़े लखनऊ में, लेकिन बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए, यानी कि यह बात किसने कही थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, यह गांधी जी के द्वारा बात कही गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, क्या? नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है, इसका डिजाइन साथियों किस वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था? बताइए। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, अगला सवाल है, करके बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा साथियों कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 1971 में प्राप्त हुआ था। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा 1971 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो साथियों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव कहां पर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो 1972 का शिमला समझौता था, यह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। राइट। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो साथियों, इनमें से कौन? मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम सदस्य थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा गया है? तो किसको साथियों कहा गया है? चंपारण आंदोलन को किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इन चारों कथन में से सही है, ये आपको यहां पर बताना है। कह रहे कि गांधी इरविन समझौते पर 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। साथियों नहीं साथियों, 1931 में किए गए थे। कब? 1931 में किए गए थे, 1926 में नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन 1932 में भारत आया। साथियों, साइमन कमीशन तो 1928 में भारत आया, तो यह भी गलत हो जाएगा और यह गलत हो चुका है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और उसके बाद कहा गया है साथियों कि रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया। नहीं साथियों, 1919 में पारित किया गया। तो साथियों, 3 गलत हैं, ए बी डी, और जबकि सी वाला बिल्कुल सही है। सही है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर पूछा आपसे ये जा रहा है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो किस उपन्यास का हिस्सा है साथियों? ये आनंद मठ का हिस्सा है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्य पिता किया जा सकता है, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है? ये होना चाहिए, सत्यापित किया जा सकता है, और या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्व मीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, राइट आंसर आपका क्या होगा? संरचनात्मक व्यवहारिकता नहीं, प्रतीकात्मक अन्योन क्रिया नहीं, मत भिन्नता नहीं साथियों, निश्चयात्मकता हो जाएगी। यानी कि अगर ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर मैंने आपको यहां पर बता दिया। उसके बाद देखिए कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया? तो साथियों, कब परिवर्तित किया गया? 1972 में परिवर्तित किया गया। उसके बाद देखिए कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा साथियों की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता में। उसके बाद देखिए
देखिए कि खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे। तो ये लाल कुर्ती नाम से साथियों लोकप्रिय थे, जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य थे। उसके बाद देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो साथियों कब प्राप्त हुआ, 1971 में ही बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला देखिए शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके द्वारा साथियों किए गए थे, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर, शिमला समझौते पर, जो 1972 में हुआ था। इनमें से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। तो साथियों जो इंडिया गेट की अगर बात करें, इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण साथियों कब किया गया था। तो इसका निर्माण की अगर बात करें कब किया गया था, 1888 में किया गया था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था। तो अगर ये कथन आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि ये स्वामी विवेकानंद जी के कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था साथियों, इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खान की अगर बात करें तो इन दो नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखिए इंडिया नाम अगर बात करें तो नदी से लिया गया है, यानी कि किस नदी से लिया गया है इंडिया नाम, मैं कहूंगा सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया नाम। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था। क्या महाभारत के अनुसार साथियों इनके पोते का नाम क्या था, बर्बरीक था। क्या इनके पोते का नाम था, बर्बरीक था। ठीक है, किसके पोते का नाम, भीम और हिडिंबा के। चलिए इनमें से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो साथियों किसने हराया था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। यानी कि भारत के महाराष्ट्र में ही कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। उसके बाद देखिए तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, मैं कहूंगा साथियों भित्ति टाइप की चित्रकारी मौजूद है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो साथियों ये कहां पर है, ये ओडिशा में स्थित है। जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं ये ओडिशा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको हर्मिका कहा जाता है। ये सवाल आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि स्तूप में जो निर्मित छज्जे होते हैं इसकी संरचना को क्या कहा जाता है। तो हर्मिका कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था। तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था। तो जो हुआ था साथियों ये कब हुआ था, ये 1469 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शहरों में किसे प्राचीन समय डेसिन गनाडू कहा जाता है। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों, कोल्लम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय डेसिन गनाडू कहा जाता है। तो कोल्लम आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों, जयदेव है। कौन है गीत गोविंद के लेखक साथियों, जयदेव आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि जो गोल गुंबद है साथियों ये कहां पर स्थित है। तो गोल गुंबद की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर साथियों, कर्नाटक में स्थित है। और ये किसका गुंबद है, एक तरीके से बात करें तो गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो अगर बात करें साथियों देखिए कहां कहां पर है, इंदौर में नहीं है, बाकी जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में है। यानी कि इंदौर में नहीं है साथियों, तो इंदौर आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था, बताइए। चलिए
तो अगर बात करें साथियों जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में करवाया था, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया था। नहीं करवाया था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो साथियों ये शाहजहां के काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। उसके बाद देखिए औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों गलत है, ये आपको यहां पर बताना है, बता दीजिए। तो औरंगजेब के संबंध में साथियों देखिए कौन सा गलत है। उसे आलमगीर कहा जाता था, बिल्कुल। जिंदा पीर भी उसी को कहा जाता था, आलमगीर भी उसी को कहा जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, बिल्कुल। अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ये भी साथियों बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उसके बाद लिखा हुआ है वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ये नहीं सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये बात भी साथियों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये लिखा हुआ है शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो शाहजहां के अगर बात करें तो साथियों 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। इसमें पहला पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा पुत्र था साथियों शाह शुजा और तीसरा था औरंगजेब। क्या तीसरा था औरंगजेब? इसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरा था। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहने के बाबर की आत्मकथा यानी कि बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? अबुल फजल की बात चल रही है। यानी कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य यानी कि पद्मावत के लेखक कौन थे? तो साथियों पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मैं कहूंगा मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत के लेखक हैं। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है, देखिए और साथियों बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों? बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। उसके बाद देखिए अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? 1575 में साथियों अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था? तो साथियों कौन कौन 9 रत्नों में से एक थे? देखिए अगर बात करें फकीर अज़ियुद्दीन ये थे, अबुल फजल इब्न मुबारक थे, राजा टोडरमल थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे। ठीक है ना, उस्मान अली खान साथियों अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं थे, बाकी नीचे तीनों वाले थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आंसर क्या होगा साथियों? देखिए शाहजहां की बेटी, हो सकता हो साथियों ये पूछा जा रहा हो कि शाहजहां की कौन सी बेटी ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, लेकिन ये टाइप हो गया गलती से, यहां पर डॉट 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 करके देना चाहिए था। तो जहां आ रहा है यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो साथियों यहां पर आपका जवाब जो होगा, किसने इस रोड का निर्माण करवाया था? साथियों शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों? यहां पर आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके फुतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धि का रिकॉर्ड दिया गया है। तो किसकी उपलब्धियों का जिक्र है साथियों? फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया। कहां पर? फुतुहात फिरोजशाही में। अगला देखिए कुतुब मीनार जो दुनिया की
सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है। तो कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के, तो मैं कहूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में साथियों करवाया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो साथियों ये संगम वंश का संस्थापक था, आंसर आपका बी हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो साथियों किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा किस ऑप्शन के साथ साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक तरीके से अगर बात करें साथियों, टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जब आप साथियों कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। देखिए एसएससी जीडी की अगर बात करें, अगर आप वाकई में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको पिछली शिफ्ट लगाना चाहिए, यानी कि जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं साथियों, पिछली शिफ्ट, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो मैथ के क्वेश्चन है, जो हिंदी जीएस के क्वेश्चन है, उनको लगाइए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 50% से ज्यादा पेपर पिछली शिफ्ट में से साथियों पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, आपको साथियों एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दिए, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इन मॉक टेस्ट की अगर बात करें, जब आप लगाओगे तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी, आपकी रैंक कितनी आ रही है। हिंदी में कितने क्वेश्चन सही हुए, जीएस में कितने सही हुए, रीजनिंग में कितने सही हुए, मैथ में कितने सही हुए, ये सब साथियों आप यहां से कर सकते हैं। तो ये आपको जो चीज दी जा रही है साथियों, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में दी जा रही है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी होगी साथियों, 1 साल में जितनी चाहें उतनी प्रैक्टिस करें और अपना साथियों सिलेक्शन ले लें। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर वो वाला हमारा कोर्स उसको आप परचेज कर लेंगे। और कोई दिक्कत हो साथियों तो आप जो है ना इस नंबर पे कॉल भी कर सकते, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।